हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं के लिए जब हम फारिग होते हैं, BUMS कंप्लीट करते हैं और यूनानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहते हैं तब, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से और वो यूनानी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ दुश्वारियाँ आती हैं। वो क्या दुश्वारियाँ हैं, उनको सामने रखते हुए उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस पर हम एक बात इसमें करेंगे। तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से इन चीज़ों को समझाता रहूँगा, और इसके बाद ओपन सेशन रहेगा। अगर मौका मिला तो जब भी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें हम बात कर सकते हैं। कुछ मशवरा देना चाहते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन को, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। यूनानी प्रैक्टिस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। क्या हमारे सामने दिक्कतें आती हैं जब हम यूनानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहते हैं शुरुआती दौर में, या हम जब फाइनल करके निकलते हैं उसके बाद अगर शुरू से ही हम यूनानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या एक जहन में जनरल चीज़ें एक स्टूडेंट के आती हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी उनके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस पर हम बात करेंगे इसमें। अगर हम समराइज़ करने की बात करें तो मैंने इस पूरे टॉक को 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें पहला हिस्सा है जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जब हम यूनानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जहन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको मैंने एड्रेस किया है इसमें। दूसरा जो है सॉल्यूशन पार्ट है, कि हम उसमें सॉल्यूशन की बात करते रहेंगे साइड बाय साइड, कि क्या उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये कोई किताबी चीज़ नहीं है कि हमने किसी किताब में सॉल्यूशन को देखा, बल्कि जो हमने खुद फेस किया उन चीज़ों को, या जो हम हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो बात बताया करते थे, हमें शेयर किया करते हैं अक्सर, उन चीज़ों को हमने लिया है और उन्हीं का अपने लिहाज से एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। तो इसमें आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं और इसका एक ये सोल्यूशन होना चाहिए, तो आप भी शेयर कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा तो उसमें हम शेयर करेंगे इस चीज़ को। तो ये एक जनरल टॉक है। इसके साथ साथ कुछ केसेस जो हमने यूनानी मेडिसिन के ज़रिए, जो यूनानी का इलाज किया हमने मरीज़ों का, और उससे जो हमें कामयाबी उसके अंदर मिली है, तो उसमें से कुछ केसेस हमने शेयर किए हैं ताकि एक इंस्पिरेशन मिल सके, एक समझ मिल सके उनका उसूल इलाज, और इलाज भी हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यूनानी के ज़रिए से भी, यूनानी मेडिसिन के ज़रिए से भी हम बहुत अच्छे अच्छे मरीज़ों का इलाज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 या 5 केसेस लिए हैं। एक जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जो मेरी एक थॉट है, जो मेरी एक सोच है, कि अगर हम यूनानी प्रैक्टिस को एक ऐसी जनरेशन चाहते हैं कि जो यूनानी प्रैक्टिस अडॉप्ट करे अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी जनरेशन पहले क्रिएट करें जो इंस्पायर करती हो, जिनको देख कर लोग, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकें, उनको लगे कि हाँ, इनके ये हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, ये यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, बेहतरीन इलाज करते हैं और बहुत सारे मरीज से ठीक होकर जाते हैं, तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करें जो यूनानी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करे शुरू से ही, तो हमें उससे पहले एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है जो इंस्पिरेशन हो, उनके लिए इंस्पायर कर सके। ये मेरी एक थॉट है इसमें, जो मैंने इसमें दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली बात, वी डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन ट्रीटिंग द पेशेंट विद यूनानी मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हम करके निकलते हैं, हम यूनानी मेडिसिन देना चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मरीज़ को डायग्नोज करना नहीं आता। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस डेवलप ना होने की जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो 2 लेवल पर हैं। एक तो है टीचिंग फ्रेटर्निटी की, कहीं ना कहीं एक छोटी सी हम अगर बात करें, तो जो टीचिंग लेवल है हमारा, जो ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हम बात करते हैं, तो उस लेवल से हमें शायद वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है यूनानी कॉन्सेप्ट को लेकर। मॉडर्न तो हम शायद क्लियर कर लेते हैं, लेकिन यूनानी कॉन्सेप्ट में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं अक्सर करके। तो टीचिंग लेवल का जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो साइंस थी, जब यूनानी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट हुए 4000-5000 साल पहले या उससे भी पहले, तो उस वक्त जो साइंस थी वो फिलोसफिकल साइंस, यानी कि फ़लसफ़ा ही साइंस था, वही समझा जाता था, और उसी की बुनियाद पे वो कॉन्सेप्ट्स बने हैं। यानी कि यूनानी के जो कॉन्सेप्ट है फिलोसफिकल बेस्ड हैं, वो फिलॉसफी बेस्ड हैं। और आज का जो स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि उसको लेबोरेटरिकल साइंस को पढ़कर आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़कर आया है, जो लेबोरेटरिकल साइंस है, हर चीज़ को वो लैब के अंदर देखना चाहता है। जब तक उसको लैब के अंदर वो चीज़ होती हुई दिखती नहीं है जो हम उसको कहते हैं, तब तक उस पर यकीन नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो टीचर का काम यहाँ पर ये है कि फिलोसफिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा कोरिलेट करके मॉडर्न साइंस के ज़रिए से उनको समझाएं, ताकि जो गैप है फिलॉसफी और प्रैक्टिकल साइंस, या मतलब लेबोरेटरिकल साइंस में, उस गैप को फिल करके स्टूडेंट को समझाने की तरफ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो ये एक टीचिंग फ्रेटर्निटी की थोड़ी थोड़ी कहीं मुझे गलती महसूस होती है, क्योंकि मैं टीचर हूँ,
इसलिए मुझे ये बात लगती है और स्टूडेंट लाइफ में भी ये बात हमें लगती थी। जो दूसरा इसमें दिक्कत है कॉन्फिडेंस ना आने की, जो स्टूडेंट लेवल का काम है, तो स्टूडेंट भी उतने जिस तरह से मुताला करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी लैक करते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर इसलिए भी डेवलप नहीं होता है, या क्योंकि जो जिस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए अपने कोर्स को के दौरान, अपने ग्रेजुएशन के दौरान, उस लेवल पे हम ईमानदारी से नहीं करते हैं, ये एक बड़ी वजह है। तो हमें फिर ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, कंप्लीट करके निकलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो गलती अगर मैं मानूँ तो दोनों तरफ से ही है, शायद इसमें टीचर्स को गलती लगे, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं अब टीचर भी हूँ, काफ़ी वक्त से मैं तकरीबन 7 से 10 साल का तजुर्बा हो चुका है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती इसमें रहती है। क्लियर, थोड़ी हमें भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट को उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है वी डू नॉट गेट द क्विक रिजल्ट विद यूनानी मेडिसिन। ये एक अक्सर जब मैं ये लेक्चर देता हूँ तो स्टूडेंट भी और लोग भी कहते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए मरीज़ हमारे पास नहीं रुकता है, या परेशानी होती है मरीज़ को जब जल्दी रिजल्ट मिलते नहीं है तो वो क्यों आएगा हमारे पास। तो इसमें 2 पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि ये पूरी तरह बात सही नहीं है। मैं इसके एग्जांपल अक्सर देता हूँ और वो उसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर किसी को एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, जलन हो रही बहुत ज़्यादा, उसको खाना खाने के बाद जलन होती है, तो आप उसको पीपीआई देते हैं मॉडर्न के अंदर, पेंटापेराजोल दे दीजिए, रेपेराजोल दे दीजिए, आईवी चलाएंगे, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है रिजल्ट मिलने का वो 7 मिनट्स है, 7 to 8 मिनट्स, या इससे भी ज़्यादा लगते हैं उसमें। मैं आपको यूनानी कोई ऐसी दवा बताऊं जो 5 सेकंड में असर करती हो, 10 सेकंड में असर करती हो, तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है? आप अर्क अजीब का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको 10 सेकंड में रिजल्ट मिलेंगे। आप जवारिश अनारेन का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको आधे घंटे में या 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये बात पूरी तरह सही नहीं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमारी जो पैथी है उसकी एक अपनी एडवांटेज है। एलोपैथ की अपनी एडवांटेज है ना, और डिसएडवांटेज भी है। एलोपैथ क्रोनिक में बहुत अच्छा काम नहीं करती है, एक्यूट में बहुत अच्छा काम कर लेती है, ठीक है, मान लेते हैं। इसी तरह यूनानी क्रोनिक में बहुत अच्छा काम करती है, जो क्रोनिक बीमारियां हैं। एक्यूट में अगर नहीं भी करती, जो मैंने कहा कि पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी करती है तो हम उस पर बात ही क्यों करते हैं? हम उस पर बात क्यों नहीं करते हैं जिसमें हम बेहतर हैं, हम जिसमें बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्रोनिक डिजीज़ के अंदर, तो हम उस पर काम क्यों नहीं करते? और एक्यूट डिजीज़ हैं जो 10% हैं, 90% तो क्रोनिक है जिसमें पेशेंट टाइम लेकर आता है। तो हम उन पर अगर मेहनत करें तो हमारे पास वही पेशेंट आएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई न्यूरो का पेशेंट नहीं आता, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास कोई न्यूरो का पेशेंट नहीं आएगा। तो आप अपने आप को स्पेसिफाई करें, स्पेशलाइज्ड ब्रांच चुनें और स्पेशलाइज्ड अपने किसी एक एरिया में अपने आप को स्पेशलाइज्ड करें, तो आपको जो है उसी तरह के पेशेंट फिर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये मैंने जैसे कहा कि पूरी तरह सही नहीं कि यूनानी में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और अगर ये मान भी लें कि बहुत अक्सर ऐसी बीमारियां जिसमें रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं, तो हम उन पर फोकस क्यों नहीं करते हैं जिसका इलाज सिर्फ यूनानी में ही है और उसमें देर पा ही रिजल्ट मिलते हैं, और मरीज़ आपको जब आगे पास आता है तो वो टाइम देता है। तीसरी जो है इसमें यूनानी मेडिसिन आर कॉस्टलियर फॉर द पेशेंट्स। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है जब मरीज़ हमें बताए, लोग हमें बताते हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर्स हमें बताते हैं या स्टूडेंट हमें बताते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं यूनानी के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनको इलाज बहुत महंगा पड़ता है। ये भी बहुत हद तक मैं इसको मानता नहीं कि सही है। अगर आपकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, पिन पॉइंट डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, तो इलाज आप बहुत सस्ता भी कर सकते हैं। और दूसरा थोड़ी समझ का भी है कि जब आप को तजर्बा हो जाएगा, तो मिसाल के तौर पर अगर किसी को सुई मिजाज मैदा बारिद है, ब्रूदत है मैदे के अंदर, खाना खाने के बाद भारीपन हो जाता है, खट्टी डगारें आती हैं उसको, और मैदे में भारीपन रहता है, तो सुई मिजाज बारिद हुआ है उसको, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप उसको जवारिश कमूनी से भी इलाज कर सकते हैं, आप जवारिश जैलूस से भी इलाज कर सकते हैं, हब्बे पपीता से भी इलाज कर सकते हैं, हब्बे कबित से भी इलाज कर सकते हैं उसका। तो आप अगर जवारिश कमूनी से इलाज करेंगे तो 60 से 70 रुपये में काम हो जाएगा, और अगर आप उसी को देना चाहते हैं जवारिश जालूस, तो 200-250 रुपये में भी नुस्खा बनेगा उसका। तो ये आपके ऊपर है, जैसे जैसे आपकी हज़ाकत बढ़ती जाएगी, डायग्नोसिस अच्छी होती जाएगी, तो तजर्बा होता जाएगा, तो इलाज भी बहुत हद तक मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैं क्लिनिक पे ये प्रैक्टिस करता हूँ, कम होता जाएगा। और आप बड़े पैकेज यूज़ करें, 50 टैबलेट्स की आप जो पैकेट्स आते हैं उसको इस्तेमाल ना करके 1000 ये बड़े पैक मंगाएं, और 5 दिन की दवा के उसको दें तो पैक करके 20 टैबलेट्स दे दिए बजाय 50 टैबलेट देने के। तो
तब भी वो कॉस्ट नीचे आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं, सिर्फ इसको थोड़ा टेक्निकली हैंडल करने की ज़रूरत है और दूसरा अपने तजर्बे को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये भी कोई बहुत हद तक मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। इसके बाद आता है कन्फ्यूजन इन द डायग्नोसिस ऑफ द केसेस। ये मुताले की इसको ज़रूरत है कि हम केसेस को अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं यूनानी के अंदर, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा मुताला करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो डायग्नोसिस हमारी बेहतर होती चली जाएगी और ये जो कन्फ्यूजन है उस वक्त दूर हो जाएगा। एक जो और हमें बात बताते हैं वो बताते हैं कि हाँ, यूनानी के अंदर डायग्नोसिस होने के बाद कोई इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड का अगर ट्रीटमेंट देखें तो एलोपैथ के अंदर एक फिक्स्ड दवाएं हैं कि हम उसमें ऑफ्लॉक्सासिन है, कीनोलॉन्स ग्रुप जो है उसको देंगे तो उसका इफेक्ट उसके अंदर आता है और बाकी सिम्टोमेटिक उसमें हम दे सकते हैं। तो उसमें एक्स्टैब्लिश ट्रीटमेंट, यूनानी में ऐसा नहीं। तो यूनानी इस बात को मानती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तिब्बा का एक उसूल कुल्ली है, एक जनरलाइज्ड रूल है कि तमाम दवाएं तमाम मरीजों में एक जैसा असर नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है ये रूल यूनानी में फिट नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश ये करें कि यूनानी को और बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करें। तो ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश नहीं मिलेगा, हमें उसूल इलाज इस्टेब्लिश मिल जाएगा। उसूल इलाज के अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ सेट कर लेंगे। किसी को जवारिश जालिनूस सूट नहीं करेगी, जवारिश कमूनी सूट करेगी, या जवारिश बिस्बासा सूट करेगी, या जवारिश जंजबील सूट करेगी। हरारत चाहिए हमें, मेदा बारिद का इलाज करना है तो ज़रूरी नहीं कि अब जवारिश जालिनूस दें क्योंकि उसके अंदर ज़ाफ़रान होता है और फॉर एग्जांपल वो मरीज़ हाइपरटेंसिव है, उसको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा रहने की शिकायत रहती है, तो आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हब्बे कबीदा आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप दूसरी दवाएं इस्तेमाल करिए, जवारिश कमूनी इस्तेमाल करिए, बिस्बासा इस्तेमाल करिए उसमें। तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट है इससे आप निकल जाएंगे बाहर, बल्कि हमें क्या इस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि उसूल इलाज इस्टेब्लिश करना, ना कि इलाज। तो इलाज हम खुद सेलेक्ट करेंगे, उसूल इलाज बन जाएगा हमारा। तो ड्रग्स हम खुद सेलेक्ट करते जाएंगे। हार मिजाज की हमें मरकबात चाहिए तो हमारे पास कई सारी हैं, बारिद मिजाज की चाहिए तो कई सारी हैं। जैसे जवारिश अगर हमें बारिद का इस्तेमाल करना तो जवारिश अनारन है, जवारिश शाही है, जवारिश आंवला सादा है। हार वाली चाहिए हमें तो मैंने पूरा एक लिस्ट नाम बताए, इसमें कमूनी है और जवारिश जालिनूस है, जवारिश बिस्बासा है, जवारिश जंजबील है और बहुत सारी इस तरह कैटेगरी मिल जाएंगी। तो हम उसूल इलाज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, दवाओं को जो ट्रीटमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश ना करेंगे उससे फिर आप लाचार होकर रह जाएंगे। उसूल इलाज अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप दवाइयाँ कोई भी उसमें फिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी जो मसला है वो ये कहते हैं वी हैव नॉट बीन टॉट यूनानी मेडिसिन प्रॉपरली। लोग अक्सर ही कहते हैं साहब यूनानी पढ़ाई नहीं गई तो अब कैसे पढ़ लें, हम अब कैसे समझें, अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्रीटमेंट हम कैसे करें जब हम यूनानी पढ़ाई नहीं गई है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि पहली चीज़ तो जिस दिन हमारी आंखें खुलती हैं, हम तय करते हैं, तो उस दिन से हमारे पास चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हम मुताला करना शुरू करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए मेहनत तो करनी ज़रूरी है, कोशिश करनी ज़रूरी है। दूसरा मैं अक्सर का जो जवाब देता हूँ, जवाब ये देता हूँ, जब मुझसे सवाल करते हैं साहब यूनानी पढ़ाई ही नहीं गई है, तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि पढ़ाई तो हमें मॉडर्न भी नहीं गई है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो 50 पेशेंट, 100 पेशेंट, 150 पेशेंट की ओपीडी करते हैं, वो शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथ के अंदर। तो पढ़ाई तो हमें एलोपैथ भी नहीं गई थी, तो हमने एलोपैथ अपनी मेहनत से सीखी है। तो इसका मतलब ये टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट तो अवेलेबल है, पूरा टैलेंट है हमारे यूनानी के लोगों में। लेकिन मसला क्या है, मसला ये कि हम यूनानी की तरफ रुजू नहीं करते हैं, उसमें मेहनत नहीं करते हैं। तो दोनों ही नहीं पढ़ाई गई थी, अगर यूनानी नहीं पढ़ाई गई तो एलोपैथ भी नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन एलोपैथ को हमने मेहनत से सीखा। तो हम इस पर भी थोड़ी मेहनत करें, इसकी भी ज़रूरत है। उसके बाद जो एक इशू आता है मेडिसिन जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मुफरत और मुरक्कब, इसका बहुत इशू है कि भाई एक कंपनी की वही दवा 100 रुपये की मिल रही है, वही दवा 50 रुपये की मिल रही है, वही दवा 30 रुपये की दे रहे हैं। तो क्वालिटी का क्या मतलब, क्वालिटी बहुत दिक्कत है। तो ये दिक्कत आज से नहीं है, ये पहले से है। अगर आप अल्लामा कबीरुद्दीन की किताब पढ़ेंगे, मैं अक्सर ही मिसाल देता हूँ, तो उनकी किताब जो बयाज़ कबीर है, बयाज़ कबीर का अगर आप प्रीफेस पढ़ेंगे, देबाचा जिसको कहते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई खारी बाउली में से दवाइयाँ मंगाता था और इस क्वालिटी की जगह ये दे दी और इस क्वालिटी का ये दे दी। तो ये हमेशा से एक इशू रहा है। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें बेहतर होना ज़रूरी है, हमें दवाओं की पहचान होना ज़रूरी है। और अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे तो ये सारे इशू खत्म ही हो जाएंगे। तो इसमें हमारी हदाकत है, ये तो चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। ये प्रॉब्लम हमको एड्रेस करनी है कि हमें दवाओं की सही पहचान है या नहीं है। अगर हो जाएगी तो हम ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिसिन के अभी हमारे स्टूडेंट भी कहते थे सर एक मरीज़ अगर यूनानी की दवाई खा रहा है तो उसको इतनी सारी दवाई लेके जानी पड़ती है, अगर कहीं जाना है उसको तो उसके लिए पूरा बड़ा सा पूरा पैकेट बना के ले जाना पड़ता है, थैला भर के ले जाना पड़ता है।
तो ये भी मैंने जो बात कही थी पहले, ये भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अगर हम पिन पॉइंट डायग्नोसिस करेंगे तो पहली बात तो हमारी दवाइयाँ कम होंगी, अगर हमारी डायग्नोसिस अच्छी होगी, अलामत के बेस पे हम नहीं करेंगे। दूसरा, ये एक रिसर्च का पार्ट है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी, कंपनीज जो है रिसर्च कराएंगी और वो कोशिश करेंगी चीज़ों को मॉडिफाई करने की। तो आप यूनानी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना स्टार्ट करिए, कंपनीज के सामने डिमांड्स आती जाएंगी, वो उसको चेंज करती जाएंगी और चेंजेस आ रहे हैं। जोशानदे को अब देख लीजिए, वो कुछ कंपनीज ने जोशानदे के पाउच बनाए हैं, उनको सिर्फ गर्म पानी में डालने की ज़रूरत है, एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में उसको यूज़ कर लिया कैप, और उनको उबालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बॉयल का जो प्रोसेस था, सिर्फ आप उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, वो काम कर देती हैं। इसी तरह कैप्सूल फॉर्म आ गई हैं, एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं पाउडर की जगह, तो एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है डोज भी कम हो रही है। तो कंपनीज काम कर रही हैं इस पर, लेकिन डिमांड होनी चाहिए उनके पास, कंपनीज के पास। तो कमर्शियली आप उसको अडॉप्ट करिए यूनानी प्रैक्टिस को, दवाइयाँ लिखना शुरू करिए और कंपनीज भी इस काम को करेंगे। तो इसमें भी हमारी कमी किसी हद तक नजर आती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी चीज़ें सॉर्ट आउट होते रहेंगे। डोजेज ऑफ मेडिसिन का एक बहुत बड़ा इशू है कि यूनानी की दवाई की जो डोज है वो बहुत 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम, शरबत 25 ml, और क्या कहते हैं आगे जो है 60 ml देने पड़ते हैं। तो अगेन ये भी एक रिसर्च का पहलू है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कमर्शियली चीज़ें बढ़ेंगी, वैसे वैसे कंपनीज इस पर काम भी करेंगी। और जैसे मैंने कहा, काम हो भी रहा है कि पहले सफ़ूफ 5 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ता था, अब उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो मुश्किल से 60-100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम में काम चल जाता है या उससे भी कम में। तो एक्सट्रैक्ट यूज़ करना शुरू कर दी, हालांकि उसकी एफिकेसी स्टैब्लिश होने के लिए रिसर्च वर्क चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। खमीरे की फॉर्म जो है या जो मीठी दवाएं हैं, शरबत हैं, उनको अब कंपनीज ने जो है शुगर फ्री बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि शुगर के पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उनको। तो ये भी जो इशूज़ हैं सॉर्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम कंपनीज के सामने वो डिमांड क्रिएट करें, ताकि उनको रिसर्च करने के लिए रेवेन्यू उनको जनरेट कर सके, कमाई होगी तब तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू मैं क्यों मानता हूँ कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, क्या वजह है कि ये चीज़ हो रही है। सबसे पहले, लैक ऑफ बिलीव इन यूनानी कॉन्सेप्ट विच इज़ ड्यू टू इन द डिफरेंस इन बेसिक साइंस। जो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं या दिक्कतें होती हैं या चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, क्यों हो रहा है कि हमें यकीन पैदा नहीं हो रहा यूनानी कॉन्सेप्ट को लेकर। यकीन पैदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम उस साइंस से वाकिफ़ पूरी तरह नहीं हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उस ज़माने की जो साइंस है वो साइंस थी फिलॉसफी, और हम उसको जो लेबॉर्ट्रिकल साइंस है उसके पैरामीटर में समझने की कोशिश करते हैं। अब मिजाज को आप लैब के अंदर नहीं देख सकते, अरकान को आप लैब के अंदर नहीं देख सकते, रूह अरवाह को आप लैब के अंदर नहीं देख सकते। उनको आप फिलॉसफिकली एज्यूम कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं उनके फंक्शनल एतबार से। फॉर एग्जाम्पल, एक दवा हार होती है तो आपको हार नज़र नहीं आएगी, आप उसको टच करेंगे तो हरारत दूसरी नज़र नहीं आएगी। ज़ीरा हार है तो आप उसको टच करेंगे वो गर्म महसूस नहीं होगा, लेकिन जब उसको खाएंगे तो मैदे के अंदर आपको गर्मी महसूस होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को लैब के अंदर प्रूव कर सकें। तो आप ज़ीरो को लैब के अंदर उसकी गर्मी कैसे प्रूव करेंगे? टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा वो, लेकिन मैदे के अंदर वो काम करता है वैसे। तो चूँकि साइंस डिफरेंट है, इसलिए उस चीज़ को समझने में दिक्कत होती है। तो जो कॉन्सेप्ट में बिलीव कम है उसकी वजह है साइंस का डिफरेंस। जिस टाइम ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं उस टाइम फिलॉसफी साइंस थी, फिलॉसफी ही पढ़ी जाती थी, वही समझी जाती थी। लेबोरेटरिकल साइंस उस टाइम नहीं, तो जाहिर सी बात है जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं वो भी फिलॉसफिकल बेस्ड ही होने थे। दूसरी जो इसकी बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि लैक ऑफ स्टडी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरियस यूनानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यूनानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी हमसे बहुत गलती हुई है और हम बहुत अच्छी तरह उसको समझ नहीं पाए, ये भी एक मैं बड़ी वजह मानता हूँ। तो 2 एग्जाम्पल मैं इसके दूंगा मिजाज के कॉन्सेप्ट को जो हम समझते थे, और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कितना मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, कितना मॉडर्नाइजली अतिबा ने इसको बयान किया है। और दूसरा जो है ज़ौफ़ मैदा का एक कॉन्सेप्ट समझाकर मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि हम क्या समझते हैं और एक्चुअली में है क्या। उसके बाद लैक ऑफ डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। नॉलेज अपडेट होने में जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करना। यानी कि हकीम साहब ये तो शेयर नहीं करते, हकीम साहब का मतलब है कि वो बस कब्र में लेके जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे रास्ते में एक रुकावट है नॉलेज को अपडेट होने में, और मैं इसको एक मिथ मानता हूँ। क्यों? कि हकीम साहब अपना नुस्खे बताएंगे। आप थोड़ा गौर करें कि हकीम साहब जो नुस्खे लेकर आए हैं ये कहाँ से लेकर आए? इन्होंने पैदा किए नुस्खे? नहीं, इन्होंने यूनानी की किताबों से इन नुस्खों को बनाया है। इन्होंने यूनानी के उसूल समझे, उसकी बुनियाद पे ये नुस्खे बनाए हैं। उसूल के बगैर कहीं इल्हामी तौर पर तो नुस्खे लेके नहीं आए।
तो हम हकीम साहब से पूछने की बजाय क्यों नुस्खों पे काम करने की बजाय किताबों पे काम नहीं करते या उन कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते या यूनानी के जो बेसिक उसूल हैं उन पे काम नहीं करते, उनको सीखें ताकि नुस्खे हम खुद बना सकें, उन नुस्खों को समझ सकें। तो ये अप्रोच मैं नहीं समझता कि हकीम उन्होंने बताते नहीं हैं तो वो एक हम सिखा के नहीं गए, बल्कि हमें करना ही चाहिए कि हम एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करें, इससे अपडेट होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो एक नुस्खा आपने कोई किसी दवा के लिए बना रखा है, किसी मर्ज के लिए बना रखा है। 80% मरीज जो उससे ठीक होते हैं, 20% उससे ठीक नहीं होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो 4-5 लोग हैं, दोस्त हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो बैठें और बात करें। तो आप उनसे शेयर करेंगे कि साहब ये मेरा नुस्खा है, मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ और 80% मरीज ठीक हो, लेकिन 20% ठीक नहीं होते हैं। तो आपने अपनी नॉलेज सब में शेयर की। अब वहाँ पर कोई ऐसा भी बंदा होगा, कोई उन प्रैक्टिशनर में कोई ऐसा भी इंसान होगा जो उसके लिए, अब इसमें कोई जो मैं बात कर रहे थे कि जब हम एक ग्रुप में शेयर करेंगे अपनी नॉलेज को और हमारा पेशेंट जो 80% ठीक हो जाते हैं, 20% ठीक नहीं होते, जब हम उसको शेयर करेंगे अपने ग्रुप के अंदर, तो उसमें कोई ना कोई, जाहिर है कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा, एक ऐसा प्रैक्टिशनर भी उसमें होगा जो उसका इलाज करता होगा, पहले से उस तरह के मरीजों का इलाज करता होगा। तो उस केस के अंदर वो अपना तजुर्बा शेयर करेगा कि यार आप ये भी दे के देखिए इनको, मैंने ये भी इस्तेमाल कराया है और फिर और मुझे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आपने अपनी नॉलेज शेयर कर दी 80% मरीज़ की, उसने एक नुस्खा आपको शेयर किया, तो आपने एक दूसरे की नॉलेज को अपडेट किया। तो इससे नॉलेज अपडेट होती है, अल्टीमेटली आपकी भी और उसकी भी, और यूनानी का जो तजुर्बा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो होता चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे से शेयर करना। शेयर ना करना ये एक बड़ी दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है हम हमारे खुद के लिए। ऐसा नहीं कि अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हम किसी को बता नहीं रहे हैं अपना नुस्खे, हम दूसरों को क्यों बताएं। आप अपनी नॉलेज इसलिए शेयर करिए क्योंकि आपकी नॉलेज भी अपडेट होना तय है अगर आप दूसरे से अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। कैजुअल अप्रोच इन द ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ी वजह है इसकी कि हम यूनानी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी बहुत कैजुअल अप्रोच रहती है कि भाई पेट का कोई मर्ज़ है, कोई भी जवारिश दे दीजिए, और अगर ये फ़ायदा नहीं करेगी नुकसान भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, दवाएं अपना नुकसान भी करती हैं, ऐसी कोई दवा नहीं है जो नुकसान नहीं करे अगर उसको आप गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपने एक भी दवा शायद ऐसी नहीं पढ़ी होगी अपने ब्यूमस करने के दौरान, जब आप अद्विया मुफरदा पढ़ते हैं, तो सिंगल ड्रग्स पढ़ते हैं आप, तो उसमें हर एक के नीचे उसके मिजाज के साथ साथ, उसके अफ़ाल के साथ साथ उसके मुज़िर असरात भी लिखे होते हैं। तो असरात होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आपको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करा रहे हैं। तो ये अप्रोच जो हमारी कैजुअल है ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पिन पॉइंट डायग्नोसिस करके उसका इलाज हमें करना चाहिए। अब मैं एक जो मैंने बताया था कि यूनानी का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ समझने में थोड़ा हमारा फ़र्क होता है, मैं उसको समझाने के लिए 2 मिसालें, एक सूए मिजाज का कॉन्सेप्ट और एक ज़ौफ़ मैदा का कॉन्सेप्ट समझा के फिर हम आगे इसमें बढ़ जाएंगे। तो सूए मिजाज जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ है यूनानी के अंदर, उसको हम कहते हैं कि या तो सूए मिजाज है, ये सूए तरकीब है, तफरुक इत्तिसाल है। सूए तरकीब यानी कि तरकीब में बनावट है, जॉइंट है हमारा, अगर इसमें डिसलोकेशन हो गया तो ये तरकीब में बनावट में ख़राबी आ गई इसकी, तो ये बीमारी कहलाती है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी तरकीब है, 2 हड्डियाँ, उसके चारों तरफ मांस होता है, फिर उसको बांधने के लिए लिगामेंट्स होती हैं, तो उसमें अगर डिसलोकेशन हो जाए तो इसको हम सूए तरकीब कहते हैं। तो ये उंगलियाँ 5 की जगह 6 हो जाएँ, 5 की जगह 4 हो जाएँ, तो तरकीब में बनावट में ये दिक्कत है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस आ गए, तो ये बीमारी इसको हम काउंट करने क्लियर है हमें। तफरुक इत्तिसाल, ब्रीच इन द कॉन्टिन्यूटी, मतलब हड्डी का टूट जाना, कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ गया, कट लग जाना, ये कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ गया, तो ये भी बीमारी है, इसको भी हमें समझ में आता है। लेकिन जो हमें समझ में नहीं आता वो सूए मिजाज के, मिजाज की ख़राबी कैसे बीमारी होती है, और अक्सर जो बीमारियां हैं वो मिजाज की ख़राबी की वजह से ही होती है, जिसमें हम मिजाज को रिस्टोर करते हैं, दुरुस्त करते हैं, जिससे बीमारी ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर हम बात करें तो बीमारी क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखने में सिंपल वर्ड्स में अफ़ाल की खराबी, एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन इज़ डिजीज़। किसी भी बीमारी में, किसी की ऑर्गन की बीमारी में या किसी भी बीमारी के अंदर स्पेसिफिकली कोई फंक्शन ख़राब होता है, कोई घबराहट होने लग जाए जिसको हम इख्तिलाज कहते हैं, तो उसमें हार्ट का फंक्शन गड़बड़ाता है, लूज मोशन हो जाए तो उसमें इंटेस्टाइन का फंक्शन ख़राब होता है, कब्ज़ हो जाए उसमें इंटेस्टाइन का फंक्शन ख़राब होता है, सूए हज़म हो जाए तो उसमें मैदे का फंक्शन ख़राब होता है। तो बीमारी सिंपली क्या है, एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन। अब हम इस मिजाज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मिजाज बेसिकली समझने के लिए कि मिजाज 2 तरह का होता है, खिलकी मिजाज जिसको मिजाज खल इन्नेट मिजाज कहते हैं,
और एक होता है मिजाज कसबी, जो एक्वायर्ड मिजाज है। मिजाज इन्नेट मिजाज क्या है? वो मिजाज जो कुदरत ने दिया है उस स्पीशीज को बनने के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो एज इट इज रहेंगे। मतलब क्या है? इन्नेट मिजाज कौन सा होगा? स्क्रिप्टेड मिजाज जो कुदरत ने दिया है। मिसाल के तौर पर मेल फीमेल जाइगोट बनाते हैं, अगर मेल और फीमेल मिलेंगे ह्यूमन रेस के, तो वो ह्यूमन रेस का ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। तो ये कहता है इन्नेट मिजाज, जो चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरी किसी रेस के अगर कोई चिंपैंजीज के स्पर्म और वो मिलते हैं ओवा, तो चिंपैंजी ही बनेगा, कोई दूसरी स्पीशी नहीं बनेगा। इंसान में अगर ब्लैक की स्पीशीज मिली है तो ब्लैक ही बनेगा, या घोड़े की कोई स्पीशीज के स्पर्म और वो मिले हैं हॉर्स, तो हॉर्स ही बनेगा, कुछ कोई दूसरा नहीं बनेगा वो। ये कह रहा था इन्नेट मिजाज। दूसरा कह रहा था कसबी मिजाज है, कसबी एक्वायर्ड मिजाज। अब एक्वायर्ड मिजाज क्या है? माहौल के जरिए जो मिजाज बनता है, खान पीने के जरिए, माहौल जिस माहौल में आप रहते हैं उसके ज़रिए, आपकी परवरिश के ज़रिए, जो आपके आसपास का माहौल है जो एक्वायर करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड मिजाज। इसमें चेंजेस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान का मेल फीमेल गैमेट मिला तो इंसान ही बना, लेकिन इंसान अगर कश्मीर में रहेगा तो उसका मिजाज अलग बनेगा, यूरोप में रहेगा तो उसका मिजाज अलग होगा, राजस्थान में रहेगा तो उसका मिजाज अलग होगा। तो ये एक्वायर्ड मिजाज है जो न्यूट्रिशन यानी कि अरकान की वजह से, वहाँ के माहौल की आबोहवा की वजह से और उसके सामने आने वाले हालात की वजह से उसका मिजाज बनता है। अब मिजाज क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी के लिए? इसके मैंने एक एग्जांपल दिया जाइगोट। तो जाइगोट को अगर हम देखें, मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं किसी भी स्पीशीज के, तो वो उसमें कौन बनेगा? मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, या वो कौन सी स्पीशीज बनेगी, कौन तय करेगा? ये इन्नेट मिजाज तय करता है। जाइगोट मिलते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, इसको थोड़ा समझने साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है। तो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस। माइटोसिस का रूल ये कहता है कि एग्जैक्ट सेम दो तरह के सेल डिवाइड होकर आधे आधे उसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है और बिल्कुल एग्जैक्ट दो तरह के सेल बन जाते हैं एक सेल से। तो एक से जाइगोट एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, उससे दो माइटोसिस होकर दो बन जाएंगे। तो इसी तरह माइटोसिस होने के बाद मल्टीप्लाई होते चला जाना चाहिए था और गोश्त का एक लोथड़ा बन जाना चाहिए था। क्यों? जाइगोट में कोई तरह की जान नहीं होती, एक सेल है, उससे दो सेल उसी तरह बनने चाहिए थे, उससे 4 सेल उसी तरह बनने चाहिए थे, उससे 16 सेल उसी तरह के बनने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें धड़कन आती है, ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, हार्ट की शेप लेता है, ब्रेन की शेप लेता है, इंटेस्टाइन की शेप लेता है। माइटोसिस ये कहती है कि एग्जैक्ट वही सेल बनना चाहिए था, क्योंकि सेल डिवीजन माइटोसिस से हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ और बन रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्यों होता है? क्या वजह है इसकी? ये वजह है मिजाज। किसी भी स्ट्रक्चर को बनने के लिए मिजाज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हार्ट की शेप क्यों गेन करेगा? क्योंकि मिजाज उसको हार्ट की शेप, जो हार्ट का मिजाज है उसको चेंज होने पर, हार्ट की शेप गेन करने पर मदद करेगा, उसको मजबूर करेगा। तो कोई भी बीमारी, यानी कि इससे पहले हम समझ रहे हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, उस स्ट्रक्चर को बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो मिजाज है। यानी कि मिजाज डिसाइड करता है कि ये जाइगोट मेल है या फीमेल है, ये जाइगोट इंसान का है या जानवर का है, और उसके बाद वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, और उसके बाद कौन सा ऑर्गन कैसा बनता चला जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? मिजाज। यानी कि स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आएंगे उसमें, वो उस स्पीशीज़ का मिजाज तय करेगा। अब हमने ये समझ लिया कि किसी भी स्ट्रक्चर को उस शेप में रहने के लिए मिजाज रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं फंक्शनल खराबी कहती है बीमारी। बीमारी कब होगी? जब फंक्शन खराब होगा। अब फंक्शन कब खराब होता है? फंक्शन खराब होने के लिए स्ट्रक्चर का खराब होना जरूरी है। खराब नहीं होगा तो फंक्शन खराब नहीं होगा। और स्ट्रक्चर को खराब होने के लिए किसका खराब होना जरूरी है? जो उसको बना के रखता है, यानी कि मिजाज। स्ट्रक्चर किसने बनाया? मिजाज ने। और स्ट्रक्चर की खराबी को क्या हुआ? फंक्शन खराब हुआ। और फंक्शन की खराबी का क्या होता है? उसी को हम बीमारी कहते हैं। यानी कि जब बीमारी होती है तो फंक्शन खराब होगा, और फंक्शन खराब क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर खराब हुआ। और स्ट्रक्चर खराब हुआ किसकी वजह से? मिजाज के बिगाड़ की वजह से। क्योंकि उसका ठीक होना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? स्ट्रक्चर की, मिजाज की। मिजाज में खराबी है तो स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो इसलिए बीमारी क्या है? मिजाज का खराब होना। मिजाज ठीक होगा, स्ट्रक्चर ठीक होगा, स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फंक्शन ठीक होगा, और फंक्शन ठीक होगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आप इसको डिटेल समझना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, यूनानी प्रैक्टिस के ताल्लुक से उसमें वीडियोस मिलेंगी आपको। तो
इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सुपरफिशियली को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है यूनानी का एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है कि फंक्शनल खराबी डिजीज़ कहलाती है, फंक्शन बगैर स्ट्रक्चर के ख़राब नहीं हो सकता है, और स्ट्रक्चर की खराबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिजाज की। तो आप मिजाज को ठीक करेंगे तो स्ट्रक्चर ठीक होगा, स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे तो फंक्शन ठीक होगा, और फंक्शन ठीक रहेगा तो कोई भी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ऑर्गन हेल्दी रहेगा। यानी कि फंक्शन ही जो असबाब तमामिया कहलाते हैं, अगर फंक्शन ठीक चल रहे हैं तो इंसान हेल्दी है। इसके साथ साथ अब आती सॉल्यूशन की बात कि जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए, जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको चेंज करने के लिए, सही करने के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि तिब्बत यूनानी को तिब्बत यूनानी की तर्ज पर समझना ज़रूरी है। यानी कि जो साइंस है पहले उस साइंस को समझिए आप, फिलोसफिकल साइंस को, उस फिलोसफिकल साइंस के को जहन में रखते हुए यूनानी के नज़रियात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि मिजाज को समझना है तो फिलॉसफी से समझिए कि हार मिजाज दिखेगा नहीं, लेकिन हार मिजाज के लोगों में खाने में हर चीज़ें पसंद होंगी, जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, पतले दुबले होंगे, ये उसकी पहचान है फिलोसफिकली। तो आप फिलोसफी से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। नहीं तो हरारत कभी भी आपको लैब में नहीं दिखेगी इंसान की, उसके फंक्शंस में दिखेगी जो फिलोसफी कहती है। तो तिब्बत यूनानी को समझने के लिए तिब्बत यूनानी के तर्ज पर समझना ज़रूरी है। यानी कि जो तिब्बत के बुनियादी उसूल हैं, जो ज़माने कदीम में मौजूद साइंस की रोशनी में, उनको समझना ज़रूरी है। इसके बाद ही तिब्बत के नज़रियात तिब्बत जदीद की रोशनी में समझने की कोशिश की जा सकती है। अब आप उसको पुराने कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यानी कि किसी भी मुरक्कब को बनने के लिए दो मुरक्कब से जब नया मुरक्कब बनता है, दो मुफरद चीज़ों से जब नया मुरक्कब बनता है, तो उसको उस मुरक्कब को बनने के लिए उन जो पुराने मुफरदात या मुरक्कबात हैं उनके अंदर उल्फत कीमियाविया वो होना ज़रूरी है। यानी कि उल्फत कीमियाविया के नतीजे में अरकान मिलते हैं और एक नया मुरक्कब बनाते हैं। सोडियम और क्लोराइड में एक दूसरे से मिलने की उल्फत कीमियाविया पाई जाती है, तो सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अगर उसमें एफिनिटी नहीं होगी मिलने की तो वो नहीं बनेंगे। तो उल्फत कीमियाविया और नफ़रत कीमियाविया को समझने के लिए हमें शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग से कोरिलेट करके समझना होगा। तो हमारा उल्फत कीमियाविया का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मुरक्कब तभी बनता है जब दो अरकान के दरमियान एक दूसरे से मिलने की सलाहियत पाई जाती हो, जिसको हम उल्फत कीमियाविया कहते हैं। तो उसको हम शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग से अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए। वी शुड नो आवर लिमिटेशंस। मतलब क्या है, द कल्चर ऑफ रेफरिंग द पेशेंट्स हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। हम हिपोक्रेटिक ओथ में भी ये बात समझते हैं कि जो पेशेंट हमारे समझ से बाहर है उसको हम अच्छे तबीब के पास भेज देंगे, ऐसा हम कसम खाते हैं। तो हमें अपनी लिमिटेशन का समझना ज़रूरी है कि एक्यूट कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्रोनिक कंडीशन में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि यूनानी की जो बाउंड्रीज़ हैं उन बाउंड्रीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथ की जो बाउंड्रीज़ है वो उनको समझते हैं, एक के बाद कह देते हैं कि भाई ये बीमारी लाइलाज है, उस पर वो छोड़ देते हैं, नहीं करते। अगर हमारे समझ से कोई बाहर का मर्ज़ है तो हमें बेहतर इंसान के पास रेफरल सिस्टम डेवलप करने के लिए उसको भेजना चाहिए कि अच्छे हमसे अच्छा जो समझ रखता है उसके बाद भेजें, अपनी लिमिटेशंस को समझें। ऐसे यूनानी की लिमिटेशंस हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास आए तो आप करें, अगर नहीं कर सकते तो उसको रेफ़र कर दें। और इसी के साथ साथ यूनानी की जो एडवांटेज हैं क्रोनिक बीमारियों में, जीआईटी की बीमारियों में, स्किन डिजीज़ के अंदर, लोकोमोटर डिसऑर्डर हैं, मतलब जॉइंट पेन वगैरह के अंदर, इसमें यूनानी बेस्ट काम करती है। तो आप उन पे फोकस करें और जो आपके समझ के बाहर उनको रेफ़र कर दें। दूसरा, वी शुड नो द एडवांटेज वी हैव, जो मैंने बात की कि जो यूनानी के एडवांटेज है और उस तरह के जो मरीज़ आते हैं उन पर आप मेहनत करें, उनका ट्रीटमेंट करें और उनको लेके आगे बढ़ें। और जो इससे बाहर है, द कल्चर ऑफ डूइंग द बेस्ट वी कैन डू, ये डेवलप करना ज़रूरी है, जिसमें हम बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें हम काम करें। अगर नहीं कर सकते हैं, कोई जो है हमारे समझ के बाहर का मर्ज़ है, तो हम उसको नहीं ट्रीट करें और उसको रेफ़र कर दें पेशेंट को। आजकल का क्या तरीका है नॉलेज हासिल करने का, उससे बात कर लेते हैं। गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम आवर यूनानी किताबें पढ़ते हैं, या अपने सीनियर से मालूम करते हैं, जूनियर से मालूम करते हैं, टीचर से मालूम करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज और ये सेमिनार्स अटेंड करके हम नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और इनके क्या हालात हैं, हम टीचर से मालूम करते हैं तो हमें किस तरह बताते हैं, जब हम कलीग से शेयर करते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं तो किस लेवल पर हमें बताते हैं, आप इनका लेवल देख लीजिए। तो इनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है।
और दूसरा जो तरीका है वो टीचर से पूछने का, सीनियर से पूछने का। तीसरा जो तरीका है वो बुकलेट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, इससे भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। मतलब एक अजीब सी चीज़ है ये, लेकिन ये भी हम तरीका अपनाते हैं। लेकिन ये तरीका कितना इफेक्टिव है इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। उसे ज़ोफ़े मैदा की दवाई आपको बता देंगे कि ज़ोफ़े मैदा में काम कर, लेकिन ज़ोफ़े मैदा कौन सा है वो आपको नहीं बताएंगी। तो उसको समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। जो पहला पॉइंट है कि भाई जो हम नॉलेज हासिल करते हैं कॉन्फ्रेंसेस से, लिटरेचर से, किताबों से, वो कितना इफेक्टिव है। तो उसके लिए क्या हम पढ़ते कैसे हैं? तो पहले तो मैं सवाल करता हूँ, क्या हम पढ़ते हैं वाकई में? दूसरी उसमें बात है कि कैसे पढ़ना चाहिए हमें किताबों को जो हमें सही नॉलेज मिले। तो हमें किताबों को पढ़ना भी नहीं आता, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर हम कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, हमें कोई मरीज़ हमसे ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर हम अगर किताबें खंगालने की कोशिश करें कि जो नॉर्मली एलोपैथ वाले करते हैं, तो हमें शायद वो किताबों का सही मुताला भी करना नहीं आता, तो उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं फिर दूसरा सवाल है कि डू वी नीड रेगुलर स्टडी? क्या हमें वाकई पढ़ने की ज़रूरत है? यूनानी वाले बिल्कुल जो है एकदम बाला ताक रख देते हैं किताबों को, और आप दूसरी तरफ देख लीजिए एलोपैथ वालों को लगातार पढ़ते रहते हैं, अपनी नॉलेज को जो है अपडेट करते रहते हैं। हम नहीं करते हैं। तो हमें रेगुलर स्टडी की वाकई बहुत ज़रूरत है अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तीसरा, व्हाट शुड बी द राइट वे टू स्टडी? एक है कि तरीका क्या होना चाहिए स्टडी का, ये भी समझना ज़रूरी है कि हम किस तरह को चीज़ों को समझे जब हम किताब खोलें। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे के थोड़ा समझा देता हूँ। हम कभी आंवला पढ़ते हैं, तो आंवला के अगर आप देखें, इसमें नाम पढ़ लिया, उसका हमने मिजाज पढ़ लिया। मिजाज में है कि सर्द खुश्क होता है, सर्दी और खुश्की दूसरे हिस्से में इसकी। अफ़ाल ख़ास की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा? मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, मुक़व्वी क़ल्ब है, मुक़व्वी हवास ख़म्सा ज़ाहिरा व बातिना है, मुक़व्वी मैदा है, मुसक्किन हिद्दत सफ़रा है, मुक़व्वी बसारत है, रादे मवाद है, मुक़व्वी व मुसव्विद शार है। अब इतने सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए इसके, तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ का इलाज जो है वो आमला ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि ये जो अफ़ाल लिखे हुए हैं, ये इतने सारे अफ़ाल कैसे हैं? तो इसमें अशकाल अदविया हम पढ़ते हैं। तो मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, मुक़व्वी क़ल्ब है आमला, लेकिन जब हम इसको मुरब्बे की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या ख़मीरी के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तब ये मुक़व्वी आज़ाए रईसा भी होगा और मुक़व्वी क़ल्ब भी होगा और मुक़व्वी हवास ख़म्सा ज़ाहिरा व बातिना भी होगा। और मुक़व्वी मैदा का भी जब इसको हम जवारिश की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो ये मुक़व्वी मैदा काम करेगा। मुसक्किन हिद्दत सफ़रा कब काम करेगा? जब मशरूब की शक्ल में, शरबत की तरह शक्ल में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तब ये मुसक्किन हिद्दत सफ़रा भी करेगा। सुफ़ूफ़ की फॉर्म में भी इस्तेमाल करेंगे, तब भी ये मुसक्किन हिद्दत सफ़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। मुक़व्वी बसारत है, तो इसको उसारे की फॉर्म में उसारा बनाकर आँखों में इसको डालते हैं, तो मुक़व्वी बसारत खाने के तौर पर भी अगर हम इसको खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तब भी मुक़व्वी बसारत है। रादे मवाद मुक़व्वी मुसव्विद शार, यानी कि बालों को तक़वियत देता है और बालों को काला भी करता है। तो इसको खाने से ज़्यादा अगर इसके ख़िज़ाब के फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आंवला को, तो ये बालों को काला करता है। और मुक़व्वी शार भी है, बालों को तक़वियत भी देता है। खुर्दनी तौर पे देगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब हम इसको ख़िज़ाब के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या तिब्बा ने इसमें लिखा है। तो इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी, नहीं तो लगता है कि आंवला ही हर दवा का जो हर मर्ज़ का इलाज नज़र आता है, लेकिन किस फॉर्म में इस्तेमाल करना, इसको थोड़ा हमें समझना ज़रूरी है। अदविया के लिहाज से मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि अदविया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे हमने आंवला के बारे में बहुत सारे इफ़ेक्ट पढ़े, तो अदविया के जो असर होते हैं, कभी होता है बिल कैफियत असर। मिसाल इसकी ये है कि आपने ज़ीरा, अगर आपने गर्म चाय इस्तेमाल की, ठंड लग रही है आपको, तो आप क्या करेंगे? गर्म चाय इस्तेमाल करेंगे, या हाथ में ठंडक पहुंच गई तो आप सिकाई करेंगे उसकी, तो ये बिल कैफियत असर है। अब बिलकुआ एक असर होता है, यानी कि ज़ीरा है मिसाल के तौर पर, तो ज़ीरा अगर आप टच करेंगे तो गर्म महसूस नहीं होगा, वो उसमें आग महसूस नहीं होगी। लेकिन आप मैदे के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसको मैदे में जाने के बाद उसमें उसका जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, उसके बाद वो गर्मी पैदा करता है मैदे के अंदर, तो वो बिलकुआ असर कर रहा है। तो वो क्या है? बिलकुआ जो है वो हार है। इसी तरह असर बिल सूरत नोइया, कभी कभी दवाएं सूरत नोइया की वजह से असर करती है। मिसाल के तौर पर दवाएं, हार है कोई, उसकी हरारत, उस दवा की हरारत जो है वो जिस्म के किस हिस्से में जाकर महसूस होगी। मिसाल के तौर पर ज़ीरा मैदे के अंदर हरारत पैदा करेगा, सौंठ है वो मैदे के अंदर हरारत पैदा करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जंजबील का इस्तेमाल, जंजबील मैदे से ज़्यादा
जब उसमें मेटाबॉलिज्म होने के बाद जब उससे अखलात बन जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा वो उस जो सर्कुलेशन में आता है तो वो ज़्यादा हरारत पैदा करता है। इसके लिए अतिबा ने लिखा कि उसमें एक रतूबत फजलिया होती है जो मेटाबोलाइज होने के बाद जब वो खून में शामिल हो जाता है अखलात बन के बाद, उसके बाद गर्मी लगती है। तो आपने महसूस भी किया होगा कि सौंठ या जंजीबिल या को इस्तेमाल करने के बाद, जिसको हम अदरक कहते हैं, तो अदरक के इस्तेमाल के 2 या ढाई घंटे के बाद ज़्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट होती है। तो उसकी असल गर्मी मैदे में महसूस नहीं होती बल्कि ब्लड में जाने के बाद महसूस होती है। तो ये सूरत नोइया कहलाती है कि कौन सी दवा कहाँ असर करेगी। हार तो है, वो हरारत पहुँचाएगी, लेकिन उसकी हरारत दिमाग में होगी, कल्ब में होगी, मैदे में होगी या किडनीज में होगी, कहाँ जाके उसकी हरारत काम करेगी वो कौन तय करता है? वो तय करता है सूरत नोइया उसकी। और एक होता है जुल खासा। कभी कभी जो दवाएं हैं वो उसूल पे काम नहीं करती हैं, बल्कि वो काम करती हैं उसूल के उलट, कि कुछ दवा हार है और वो ऐसा काम कर रही है जो हार किस्म की दवाएं नहीं करती हैं। तो अतिबा उसके बारे में कहते हैं कि ये जुल्खासा से असर करती है। तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो, इफेक्टिव, जो जौहर फ़आल हो, जो असर कर रहा है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा सकते, उसको बाद में सेपरेट कर लें। जैसे मॉर्फिन की जो मरकबात है, अफ्यून की जो मरकबात हैं, उसको हम कोलाइटिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कोलाइटिस स्पाज्म की वजह से होती है, सर्दी की वजह से, और ये सर्द दवा है, सर्द मिजाज की, चौथे दर्जे में सर्द है, और ये उस स्पाज्म को ठीक करती है। तो ये उसूल के खिलाफ है, लेकिन अतिबा ये कहते हैं कि हो सकता है हम इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे इस पर तजर्बा होता जाएगा तो ऐसा कोई जौहर फ़आल हो इसके अंदर जो ये असर कर रहा है उसको अलग कर लिया जाए। तो दवाएं जो असर करती हैं कैफियत से असर करती हैं, क़ुव्वत से असर करती हैं और सूरत नोइया से असर करती हैं। कैफियत अपनी हरारत या गर्मी की वजह से, क़ुव्वत की वजह से वो स्पेसिफिक जगह, जैसे मैंने बताया कि अपनी कुआ मेटाबोलाइज होने के बाद इस्तेमाल करती है। तो इनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक जो ज़ौफ़ मैदे का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि ज़ौफ़ मैदा, आपने किसी दवा के बारे में पढ़ा कि ये मुकव्वी मैदा है, यानी कि मुकव्वी मैदा कौन सी दवा जो ज़ौफ़ मैदा पे काम करती होगी। तो पहले हमें ज़ौफ़ मैदा को समझना ज़रूरी है। ज़ौफ़ मैदा को समझने के लिए मैदे की क़ुव्वतों को समझिए आप। तो मैदे में 4 क़ुव्वतें होती हैं, जाज़िबा, मासिका, हाजिमा और दाफ़िया। ये 4 क़ुव्वतें हैं। इन चारों क़ुव्वतों में से अगर कोई भी क़ुव्वत कमज़ोर होगी तो ज़ौफ़ मैदा कहलाएगा। लेकिन इन चारों क़ुव्वतों का इलाज अलग अलग है। अगर क़ुव्वत हाजिमा कमज़ोर हुई है तो वहाँ पर भारीपन हो जाएगा मैदे के अंदर। तो क़ुव्वत हाजिमा कब कमज़ोर होगी? जब हरारत कमज़ोर पड़ जाएगी। हाज़म के लिए हरारत ज़रूरी नहीं कि बुरूदत आ जाएगी तो क़ुव्वत हाजिमा कमज़ोर हो जाएगी। बुरूदत आने की वजह से ठंडक वहाँ आ गई मैदे के अंदर, तो आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है? जो हार है। तो जंजबील, जवारी जालून, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। तो ये हार किस्म की जवारिशात हैं जो ज़ौफ़ मैदा, वो ज़ौफ़ मैदा जो बुरूदत की वजह से हुआ उसमें काम करेंगी। अगर इसमें हम ये दूसरी दवाएं इस्तेमाल करा देंगे, आंवला है या तमारिंदी हैं जो सर्द जवारिशात हैं, तो ये नुकसान करेंगे उसके अंदर, हालांकि ये भी ज़ौफ़ मैदा है। दूसरा जो नीचे के 2 एग्जाम्पल हैं, वो जब मैदे के अंदर हरारत आ जाएगी, जिसमें हम जलन महसूस होती है, लोग मरीज़ आगे आपको जलन हो रही हो, जली हुई डकारें आ रही हैं, तो ये उस वक्त हम कौन सी दवाएं इस्तेमाल करेंगे? जवारिश आंवला है, जवारिश तमारिंदी है, जवारिश शाही, यानी कि वो दवाएं जो ठंडी हैं। तो ये ज़ौफ़ मैदा है, लेकिन कौन सा है? ये वो ज़ौफ़ मैदा है जो बुरूदत की वजह से ना होकर हरारत की वजह से हुआ है, यानी कि हरारत के बढ़ जाने की वजह से। तो इसमें क़ुव्वत जो ज़ौफ़ मैदा आया है, तो इसमें कौन सी दवाएं इस्तेमाल करेंगे? ठंडी वाली। आंवला है, जवारिश आंवला है, जवारिश तमारिंदी है। अगर इसमें जवारिश जंजाबिल इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है कि मैदे की कौन सी क़ुव्वत कमज़ोर हो रही है जिसमें हमें इलाज करना है। अब डायग्नोसिस की बुनियाद क्या होनी चाहिए? रुदात हिस्ट्री बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए आपको, साइन सिम्टम और माहियत मर्ज़। इन 3 बुनियाद पर आप उसूल इलाज बनाएंगे। और माहियत मर्ज़ को समझने के लिए नब बहुत बराज, जिसमें भी आप दस्तरस हासिल रखते हैं उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन माहियत मर्ज़ को समझ लेंगे तब भी आप इलाज कर सकते हैं। माहियत मर्ज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए नब्ज़ वॉल बराज का आप सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अलामत और रुदात हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनानी में डायग्नोसिस बनाने के लिए। एक उसूल इलाज हम समझ लेते हैं स्किन का, उसके बाद हमें आसानी हो जाएगी समझने में। स्किन के जो उसूल इलाज है, सबसे पहले इज़ाला सबब, तादिल मिजाज, मुफत्ते, ये उसूल इलाज स्किन डिसऑर्डर का। तो इज़ाला सबब सबसे पहला, तादिल मिजाज दूसरा, तस्फिया दम तीसरा, तनकिया खिलत फासिद चौथा, और तक़वियत जिगर, ये उसका उसूल इलाज है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे पास मरीज़ आता है स्किन का, तो हम सीधा मुसफ़ियात से शुरू करते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जो खून की खराबी हुई है, यानी कि जो फसाद हुआ है खून के अंदर, ये हुआ क्यों है?
मुसफ़ियात तो ज़रूरी हैं, लेकिन ये फ़साद की भी तो कोई वजह होगी, तो हम पहले फ़साद की वजह पे काम करना चाहिए। नहीं तो हम फ़साद पे काम करते रहेंगे, वजह पे काम नहीं करेंगे तो फ़साद तो दूर होता रहेगा, लेकिन फ़साद ख़त्म नहीं होगा अगर वजह ख़त्म नहीं की। तो पहले हम वजह पे गौर करेंगे, यानी कि उससे पहले क्या हुआ होगा, सोए मिजाज हुआ होगा, तो मिजाज की तादील करनी ज़रूरी है। सोए मिजाज क्यों हुआ होगा, उसका रीज़न तलाश करेंगे। और फिर तो इसलिए सबसे पहले इज़ाला सबब, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं ग़िज़ा परहेज़ में, ग़िज़ा कौन सी खानी कौन सी नहीं खानी है, कि उसने कोई ख़राब ग़िज़ा खाई है, अगर किसी को अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसने कुछ ऐसी ग़िज़ा खा ली है, कोई दवाई ऐसी खा ली है, या वो उसके मिजाज में हरारत है या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है तो अर्टिकेरिया, उसको सफरावियत बढ़ गई है उसकी, तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पे काम करेंगे, तो इज़ाला सबब करेंगे उस सबब की वजह से जो मिजाज में ख़राबी आई है, फिर वो चेंज होगा। और तीसरा स्टेप जो हम हमेशा पहले करते हैं वो है तस्फिया दम। तो उसके बाद तस्फिया दम का नंबर आता है और तनकिया खिलते फासिद। क्यों, अब आप तस्फिया कर रहे हैं तो दवाई दे रहे हैं आप, तो आप खिल्त को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा खिल्त है या हरारत है या बरूदत है जिसकी वजह से खिलते फासिदा को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दवाओं के ज़रिए। अब जो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वहाँ दवाएं और खिलते फासिद रुकेंगी, उसको निकालने के तेज़ी से बाहर करने के लिए उसका तनकिया ज़रूरी है। तो खून का जो तनकिया होता है वो इदरार से होता है, बाकी दूसरे अमराज के अंदर उसमें आप फस्द भी कर सकते हैं, इदरार भी कर सकते हैं, तारीख यानी कि पसीने भी ला सकते हैं, और इस हाल के ज़रिए से भी आप तनकिया करा सकते हैं। लेकिन खून की खराबी का जो सबसे अच्छा तनकिया होता है वो इदरार के ज़रिए से होता है। और ये तमाम जो आप काम करा रहे हैं, तस्फिया, तनकिया, तादील मिजाज, इसके लिए जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं, जो ग़िज़ाएँ आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली जिगर का काम बढ़ा रहे हैं। तो जिगर का जो नॉर्मल काम है उसमें ज़्यादती कर रहे हैं, तो आप इसलिए जिगर की हेल्प करनी होगी। तो एक दवा आप तक़वियत जिगर के लिए साथ लगा दें, ताकि ये जो अफ़ाल आपने बढ़ाए हैं इनमें बेहतरी हो सके। तो आप देखेंगे आप शानदार रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे। जब आपने उसूल इलाज बना लिया, जैसे मैंने बताया कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट के आया उसको हमने मुसफ़ियात से शुरू कर दिया, सोचा ही नहीं कौन सी खिल्त गालिब है और मिजाज के बारे में नहीं सोचा, ऐसा हम करते हैं। जैसे आपने उसूल इलाज बना लिया, अब आप क्या करना, उसूल इलाज बनाकर आप एप्रोप्रिएट ड्रग्स चूज़ करें, उसमें से मुफरद या मुरक्कब जो भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, उस उसूल पे रख दीजिए उन दवाओं को, और आपको बेहतरीन जो है असरात उसके मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जो अर्टिकेरिया का, जिसको हम हिक्का कहते हैं यूनानी में, उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। सफरावी बीमारी है हिक्का, उसकी जो सफरावियत आई होगी वो गर्म खानों की वजह से, गर्म मौसम की वजह से, चेंजेस की वजह से आएंगे। तो पहले आप उसके जो खाने, कौन सी चीज़ें उसको नहीं खानी वो करेंगे, कौन सी चीज़ें खानी है उसको वो देंगे। सर्द दवाएं, दही का इस्तेमाल कराना है, छाछ का इस्तेमाल कराना है, स्पाइसी फूड बंद करनी है उसकी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, तादील मिजाज होगा, और तादील मिजाज के लिए आप ये दवाएं आप देखें, नुस्खा उन्नाब, आलू बुखारा, शाहतरा, गुल नीलोफर, ज़रिश्क और तुख्म ख़ैर। इसमें गौर करें आप, तो उन्नाब, आलू बुखारा ये खाते सफरा हैं, तादील सफरा करते हैं। ये शाहतरा ये भी जो ये मुसफ़ी है। गुल नीलोफर ये जिगर के लिए भी बेहतर काम करती है और तादील सफरा भी करती है, और तक़वियत जिगर का भी काम करती है गुल नीलोफर। ज़रिश्क तक़वियत जिगर का काम करती है, और तुख्म ख़यार जो है ये इदरार का काम करेगा। ये तो जो उसूल इलाज हमने बनाया था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को, इज़ाला सबब, उसके बाद तादील मिजाज, तस्फिया दम और तनकिया, ये चारों के चारों दवाएं जो उस पर पूरी तरह, और पांचवा जो है तक़वियत जिगर। इस पूरे नुस्खे पर अगर आप गौर करें तो ये पांचों उसूल पे फिट बैठता है नुस्खा। बहुत सारे मरीजों में हमने इसको इस्तेमाल करा और बहुत अच्छे इफेक्ट हमने इससे मिले हैं। उसूल इलाज बनाने के साथ साथ जो एक दो चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं वो ये हैं कि मुंजिज़ मुसिल, अगर ज़रूरत है कि कोई क्रोनिक बीमारी है तो कभी कभी हमें मुंजिज़ मुसिल की ज़रूरत पड़ती है। और जो उसूल है हमारा, तादील मिजाज, इज़ाला सबब, तादील मिजाज, तस्फिया दम, तनकिया खिल्त फासिद, इनमें कभी कभी हमें स्पेसिफिकली किसी एक पे ज़्यादा गौर करना होता है। यानी कि अगर एक्यूट बीमारी है तो उसमें तादील मिजाज से काम चल जाएगा, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देनी है हमें तादील मिजाज पर। जैसे सफराई बीमारी है तो अगर तादील मिजाज ही कर देंगे तो फौरी तौर पर आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर क्रोनिक बीमारी है, दमवी बीमारी है, बलगमी बीमारी है, तो उसमें हमें मुंजिज़ मुसिल पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि उसका जो दूसरा फैक्टर है वो है तस्फिया वाला जो फैक्टर, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देनी पड़ेगी हमें। कभी हमें तक़वियत जिगर पे ज़्यादा स्ट्रेस देनी पड़ेगी, तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें बीमारी की नौयत के एतबार से कि कौन से उन उसूल में से, उन पाँचों उसूल में से किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद यूज़ अदविया मखसूसा, जो हम उसूल इलाज बनाते हैं उन उसूलों में कुछ अदविया, कुछ बीमारियों के लिए अदविया मखसूसा हुआ करती हैं, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बापची का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं, बर्स के अंदर करते हैं, उसके लिए अदविया मखसूसा। जिगर के लिए मुनक्का, गुल नीलोफर, ज़रिश्क और अंजीर, आंवला, ये जिगर के लिए स्पेसिफिक दवाएं जो अच्छा काम करती हैं। इसीलिए हार्ट पे जो अच्छी दवाएं हैं जो अदविया मखसूसा है हार्ट के लिए, वो 60 पूरी की पूरी बयान की हैं इब्न सीना ने। उसमें जो मुफर्रहात हैं, खुशबू वाली दवाएं हैं, गुल सुर्ख है, गुल नीलोफर है,
बादियान है और आब्रेशन है, ये हार्ट पे काम करने वाली, तो अद्वितीय मखसूसा का ध्यान रखें अपने नुस्खा मुरतब करते टाइम। जनरल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें और तबीयत को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी, तकवीत पहुंचाने की कोशिश करनी हर एक मर्ज़ के अंदर, ख़ासतौर पर स्किन में और तमाम क्योंकि हमारा ये मानना है तिब यूनानी के अंदर कि असल जो इलाज है वो तबीयत ही करती है, जो मुआलिज है वो तो इसका सिर्फ और सिर्फ मददगार होता है। एक आइडिया है मेरा अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे आसानी हो, इन मोशन दैट कैन हेल्प टू डेवलप एंड नर्चर आवर जनरल प्रैक्टिस, जीपी जिसको हम कहते हैं, जनरल प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करें, ये हमारा मेरा एक आइडिया है। 40-50 जो ड्रग्स हैं मुफ्त, उन पे बहुत अच्छे दस्तरस हासिल करें, मेहनत करें उनके ऊपर। उसके बाद अपनी क्लिनिक में उनको अवेलेबल रखने की कोशिश करें हमेशा, और उनको बेहतरीन प्रेजेंटेशन करें। उसके लिए क्या, आप क्लिनिक्स पे जाइए, अलग अलग जो अच्छी क्लिनिक चलाते हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो अपनी क्लिनिक की अच्छी सी प्रेजेंटेशन दें, तो शानदार आपकी लुक जो क्लिनिक की बहुत अच्छी हो, और उसमें जो मुफ्त दवाएं वो शानदार तरीके से रखी हो, मरकब दवाएं भी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अब उसके लिए मैंने बताया कि आप अपने सीनियर्स की, टीचर्स की क्लिनिक्स जो अच्छी क्लिनिक प्रेजेंटेशन है उन पर गौर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एक क्वालिटी ऑफ ड्रग को सुधारने के लिए मेरा एक आइडिया ये है कि हमें 4, 5 या 10 लोगों का जो ग्रुप होता है प्रैक्टिशनर्स का, उसमें अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। कुछ लोग दवा बनाने का भी शौक रखते हैं, कुछ लोग दवा को अच्छी पहचान रखते हैं, तो उनमें से आप एक बंदे को सिलेक्ट कर दीजिए कि आप दवा बनाओ सिर्फ हम 10 लोगों के लिए, उससे और उसको आप कमर्शियली सपोर्ट करिए। से दवा बनवा होंगे तो उसकी अपनी कमाई होगी, तो उसको एक जरिया मिल जाएगा। दूसरा, आपको जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छी मिलेंगी, और जो दवाओं का पहचानना है उससे आप बचे रहेंगे, भाई ख़राब दवा तो नहीं मिल रही, क्योंकि वो उस पर काम करेंगे, स्पेसिफिकली दवा लाने, खरीदने, बनाने पर काम करेगा वो बंदा। तो जिसको शौक हो उसको कमर्शियली आप सपोर्ट करिए, ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिले ड्रग्स की, और आपको बनाने के, दवाओं को फॉर्म करने के जो परेशानी उससे दूर रहें। तो 10 लोगों के ग्रुप में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो दवाओं को बनाना चाहते हैं, तो उसको आप दवा बनवाते रहिए उनसे, उनका वहाँ से चलता रहेगा, और आपकी क्लिनिक में आपको बेस्ट क्वालिटी के ड्रग्स मिलेंगे, उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मेरा एक आइडिया रहता है कि जिसको मैं कमर्शियली इंटरेस्टेड पूलिंग ग्रुप बोलता हूँ, कि उस ग्रुप में जो बंदा, जो भी डॉक्टर दवा बनाने पे काम करना चाहता है, तो आप उसको दवा बनाने दीजिए, और उससे सब कमर्शियली खरीदते रहिए और उसको सपोर्ट करते रहिए, तो वो अपना एक फार्मेसी डेवलप कर लेगा और आपको अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स मिलती रहेंगी। कुछ क्लिनिकल केसेस हैं थर्ड पार्टीज का जो हमारा है, तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला केस नंबर था हमारा ये सोरियासिस का पेशेंट था। काफ़ी टाइम से इसको सोरियासिस थी। ये फर्स्ट डे की इसकी पिक्चर्स हैं, ये देखिए आप इसकी। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसकी ये प्रेजेंटेशन थी। साइन सिम्टम क्या थे इसकी? इचिंग थी 12 से 18 महीने में, ऊजिंग, उसमें से कुछ फ्लूइड निकलता था, टर्बिड फ्लूइड निकलता था उसके हो जाने के बाद। स्वेलिंग थी, एक्सकोरिएशन, उसकी स्किन फट रही थी, एक्सकोरिएशन हो रहा था स्किन, माइल्ड स्केलिंग भी थी, स्केल्स भी हट रहे थे। तो हमने सोरियासिस और इल्तिहाब जिल्द में थोड़ा कंफ्यूज रहा मैं इसमें डायग्नोसिस करने, क्योंकि पूरी तरह जो उसकी पिक्चर थी वो सोरियासिक लीजन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको जहन में रखते हुए हमने, जब डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन रहा तो हमने उसूल इलाज को पकड़ा और उसूल इलाज को सामने रखते हुए इलाज किया। ये इसका 1 मंथ के बाद की पिक्चर्स हैं, और ये इसकी 3 से 4 महीने के बाद की पिक्चर्स हैं। बिल्कुल ये ठीक होकर मरीज हमारे पास से गया। दूसरा पेशेंट है, इसको ये भी स्किन का एक पेशेंट है, माइल्ड इचिंग थी इसको, बुल्ला फॉर्मेशन रहते थे इसको, मतलब छाले टाइप के इसको रहते थे। और जब भी मॉइस्ट कंडीशन में, ये राजस्थान से बॉम्बे जाता था, तो मॉइस्ट कंडीशन वहाँ होती है क्योंकि वहाँ समंदर है, तो वहाँ जाते ही उसको ये इस तरह के जो है लोअर लिम्ब में, पैर में उसको बड़े बड़े जो छाले टाइप के हो जाया करते थे। 2 से 3 साल से इसको दिक्कत थी। अगर आप इसको देखें, ये पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ये होता था। इसकी डायग्नोसिस मैं नहीं कर पाया, अनडायग्नोज रहा बिल्कुल, लेकिन मैंने इसका उसूल इलाज जो स्किन का था हमारा, हम करते हैं उसी के बुनियाद पर इसका इलाज किया। उसके बाद इसकी ये कुछ दिनों के बाद की पिक्चर है, और ये तकरीबन 2 महीने के बाद की पिक्चर है, और ये इसके 3 महीने के बाद की पिक्चर। तकरीबन ये 90% रिकवर करके था, उसको रिकरेंसी नहीं होती थी, नहीं नॉर्मली ठीक हो जाता था, रिकरेंसी होती थी इसको, जब भी वापस उस एटमॉस्फेयर में जाता था उसको रिकरेंसी नहीं हुई। एक केस जो है वो है वजह जहर का, लोअर बैक पेन का। उसमें हमने इसको अलग अलग सिम्टम्स हैं इसको, सीवियर लोअर बैक पेन था, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, ऑल्टर्ड गेट था, उसका नंबनेस थी उसकी लोअर पोर्शन में, चल बिल्कुल नहीं पाती थी ये बच्ची, और जो मूड स्विंग, नो मूड टू वर्क, डिस्टर्ब स्लीप, कांस्टेंट इरिटेशन, ये तमाम के तमाम उसके जो थे सिम्टम्स थे। जो प्रोविजनल डायग्नोसिस हमने इसकी बनाई वो थी वजह जहर ड्यू टू सुए मिजाज बारिद मादी, लोअर बैक पेन,
शुमिज़त बारिद मादी की वजह से। तो हमने जो पेशेंट को सर्जरी बता दी गई थी, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी ये पेशेंट, और बोला कि आप 2-4 दिन में सर्जरी करा लीजिए। ये उसका उस डॉक्टर की पर्ची है, जो मैंने उसका नाम हटा दिया है इसमें से। तो सिंपल इसमें 3 लाइन लिखी कि L4 L5 PIVD, प्रोट्रूडेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क L4 5 और एक्सट्रूडेड डिस्क एडवाइस सर्जरी, एडमिट इनटू द आरबीएच हॉस्पिटल। नहीं हो तो फिर हमारे पास आई, हमने इसको स्टार्ट किया इसका थेरेपी। तो हिजामा की मतलब जो ड्राई कपिंग की 30 सीटिंग की हमने 5 से 10 मिनट। उसके बाद दल के लयन करते थे रोगन बाबूना और कुछ रोगन कुछ के साथ। तो ये पूरा इसका रेजिमिन है। दवाइयाँ जो चलाई हमने, रियाजत इसको हमने कराई मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, तो आप देखते जाएंगे। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, 30% पेन एंड ऑल अदर एसोसिएटेड सिम्टम में आफ्टर 5 सेटिंग। जैसे हमने इसकी 5 ड्राई सेटिंग ली थी इसकी, तो 30% इसको रिलीफ मिल गया था। तो हमने कहा कि अब इसकी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐसे ठीक हो जाएगी। 50 to 6 जब हमने 10 सेटिंग की इसकी, तो 60% तक इसको रिलीफ मिला और 95% इसको रिलीफ 2 महीने के बाद मिली। उसके बाद पूरी तरह कंप्लीट केयर होगी। MRI स्कैन, इसके प्री और पोस्ट MRI स्कैन भी है, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया। तो 60 थी 60 थी, यहाँ पर ये 45 है पहले में, इसकी जो थिकनेस की डिस्क थी, और यहाँ पर 60 हो गया था और इम्प्रूवमेंट होता चला गया इसका। तो इसकी काफ़ी हद तक ये रिलीव हो गया इसका। एक एथिनोट्रेटोस्पर्मिया जूस्पर्मिया, मतलब उसको स्पर्म काउंट बिल्कुल नहीं थी इसमें, आप देखें बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है इसकी। यहाँ पर इसको बिल्कुल स्पर्म नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पर इसकी डेट भी आप देख लें 17 सितंबर 18, और यहाँ पर 13/11/2019। उसके बाद ये इसकी पिक्चर है। 15 मिलियन या 30 मिलियन इसकी काउंट हो गई थी और बहुत अच्छा इसमें डिफेक्ट रहा और IVF के लिए भी चला गया है। उसके बाद CRFA पेशेंट था हमारे पास। उसमें आप देखेंगे जब ये शुरू में हमारे पास इसकी जो क्रेटिनिन था 9 था इसका, फेलियर की तरफ जा रहा था। 15 दिन के बाद इसका 7.96 हुआ और इसका उसके बाद जो अभी करंट स्टेटस है वो है 3.27 से 3.27 इसका क्रेटिनिन लेवल है, और इसका जो यूरिया 89 है। पहले अगर आप देखें पुराने इसमें, तो जब हमारे पास आया था ये 150 इसका यूरिया था और 9 इसका क्रेटिनिन था, लेकिन अभी इसका 3.27 क्रेटिनिन है। तो ये भी एक बहुत अच्छा केस था क्रोनिक लीनियल फेलियर का। उसके बाद एक नेक रीजन पेन था इसको, तो बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट था इसको। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट आया। इसमें हमने सिर्फ दर्द लयन कसीर करी हमने इसमें 15 ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस थी इसकी, 15 साल से इसको ये बीमारी थी। और उसके बाद हमने इसको ड्राई कपिंग की, एक सेटिंग हमने इसकी वेट कपिंग भी की और शानदार इसको रिजल्ट इसके अंदर मिले बहुत अच्छे। मोर देन 90% आफ्टर 1 सिटिंग ऑफ हिजामा बेड शूट। 90% में इसको, जो हमने पहली हिजामा बेड शूट की थी, वेट कपिंग की, तो 90% इसको रिलीफ मिला। उसको पूरा पढ़ेंगे तो इसका पूरा का पूरा केस समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी से समराइज करने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। टेक अवे पॉइंट्स क्या है इस प्रेजेंटेशन से, इस बात से, जो हमारी टॉक है इस पर क्या हमें एक मैसेज लेके जाना चाहिए। यूनानी ऑलवेज है पोटेंशियल इन इटसेल्फ। यूनानी के पोटेंशियल में कभी कोई शक व शुबा नहीं रहा है। 5000 साल से अगर कोई बैठक टिकी हुई है तो उसके शक व शुबा नहीं है उसके पोटेंशियल में। नीड ऑफ द आर इज जस्ट टू कलेक्ट द स्कैटर्ड बीड्स ऑफ नेकलेस ऑफ दिव्य यूनानी। जो मोती बिखर गए हैं यूनानी के, उनको कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसको मैं कहता हूँ मसाज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, सोना बाथ, लीज थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एरोमा थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये तमाम के तमाम थेरेपीज़ यूनानी का पार्ट थी और अब ये 35 बन चुकी हैं। अब अगर आप जाएं कभी तो सोना बाथ अलग, लोग लीच अलग से थेरेपी कर रहे हैं, अरोमा थेरेपी, खुशबुओं के जरिए इलाज, एक पैथी बन चुकी है ये पूरी। तो ये हमारे पार्ट थे, हमने इसको अलग कर दिया, हमने इस पर गौर नहीं किया तो ये अलग होते जा रहे हैं। तो हमें वापस से इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ एक हिजामा पे मेहनत की, जो बहुत एक छोटा सा पार्ट है दिव्य यूनानी का। इलाज भी 3 तरीके इलाज हैं, उसमें से एक तरीके इलाज भी तदबीर है, उसमें से तकरीबन 60 से 100 के आसपास रेजिमिन है, उसमें से एक रेजिमिन हिजामा है। और हिजामा की भी कई सारी टाइप्स हैं, उसमें से एक तरीका है हिजामा विशुद्ध, उसको हमने अभी एक्सप्लोर किया। तो पूरी दुनिया हमें जान रही है कि दिव्य यूनानी क्या है। तो अगर हम तमाम की तमाम चीज़ों पर गौर करने लग जाएंगे, मेहनत करने लग जाएंगे, तो यूनानी कहाँ पहुँच सकती है और किस लेवल के हम इलाज कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो हमें मेहनत की ज़रूरत है। और ये एक, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नदी का बहना इसकी ताजगी की अलामत है, इसके बहाव की रुकावट इसमें ताफुन का सबब बनती है। इल्म तिब की हैसियत इस नदी के मानिंद ही है कि जब तक हम अपनी नॉलेज को शेयर करते रहेंगे, हम नदी के बहाव की तरह हैं। और हमने अपनी नॉलेज को शेयर करना छोड़ दिया एक दूसरे से, तो हम अपने आप को नदी के रुकने का सबब बन जाएंगे। तो जब नदी रुक जाती है तो उसमें पानी सड़ जाया करता है, ख़राब हो जाया करता है। तो अगर हमें अपने नॉलेज को ख़राब नहीं करना है,
अपने तिब को आगे बढ़ाना है, अपने आप को अपडेट रखना है, तिब यूनानी को ज़िंदा रखना है, तो एक दूसरे से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया। एक बार फिर से आपको यूनानी डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पूरा सेशन ओपन है, अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल आईडी पर जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है दिल्ली हेल्थ क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर के नाम से, दिल्ली हेल्थ क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर टोंक राजस्थान। इसमें जाके आप सवाल पूछ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।